हेलो एंड वेलकम। देखिए हमारा नया वीडियो है। अब एक एक करके जो हम पढ़ेंगे, तीसरा हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो आज़ादी के टाइम हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी क्या सिचुएशन थी, उसको हमने पढ़ना है डिफरेंट हेडिंग के अंदर। लाइक लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट है कि उस वक्त जो प्रोडक्शन था एंड प्रोडक्टिविटी थी वो एक्सट्रीमली लो थी। प्रोडक्शन मीन्स होता है टोटल आउटपुट थ्रू आउट द ईयर, एंड प्रोडक्टिविटी होती है आउटपुट पर हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर में कितना ग्रेन होता था पैदा, और प्रोडक्शन है टोटल आउटपुट। तो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बोथ वर एक्सट्रीमली लो, बहुत ही पुअर थे। आई हैव गिवन ए टेबल ओवर हियर। देखिए क्रॉप व्हीट और राइस को कंपेयर किया, दिखाया है। प्रोडक्टिविटी जो थी पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर है। 1947 में 660 केजी गेहूं होता था 2.5 एकड़ में। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर है। और 2018-19 में जो अभी पिछले साल तक 3408 किलोग्राम प्रोडक्टिविटी थी व्हीट की। अब ये समझिए कितना कितना बड़ा डिफरेंस है। और 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये 64 1947 में, और 2018-19 में 991। अब आपको ये है, ये जो प्रोडक्शन है लाख टन में है। लाख टन मतलब ये हो गया कि टोटल इतने लाख टन, 64 लाख टन टोटल अनाज पैदा हुआ था पूरे देश में। और कहा 991 लाख टन हुआ था लास्ट ईयर। तो राइस 665, अभी का जो है ऑलमोस्ट 2665 पर हेक्टेयर। और 1947 में टोटल प्रोडक्शन 220 लाख टन, और 1899 लास्ट ईयर 1156 लाख टन अनाज पैदा हुआ था। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिपेंडेंस के टाइम। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब ये है कि फार्मिंग वॉज टोटली डिपेंड ऑन रेन। If there were good rain, the good crop could be expected, and no efforts were done for the irrigation in the British Raj। कुछ नहीं किया उन्होंने irrigation पर ज्यादा। तो अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी क्रॉप, खराब बारिश हो गई तो खराब क्रॉप। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ये है। तीसरा है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। वो फार्मिंग होती है जिसमें किसान केवल अपनी फैमिली के लिए ही अनाज पैदा कर सकता है। सो नो कमर्शियल आउटपुट, पॉवर्टी प्रिवेल्ड, गरीबी बनी रही। तो ये हो गया तीसरा। चौथा है हमारा गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ होता है खाई, खाड़ी। तो एक खाई थी ऑनर्स यानी जमींदार और टिलर्स के बीच में। ऑनर्स हमेशा एक ही चीज पर फोकस करता था। ऑनर का मतलब जमींदार है। ऑन रेजिंग रेंट ऑफ लैंड, लैंड का किराया हमेशा बढ़ता रहे, जिसे हम आजकल ठेका कहते हैं। एंड टिलर्स हार्डली गेट्स एनी सरप्लस। टिलर्स जो बेचारे थे वो बड़ी मुश्किल से ही कुछ उनको मिल पाता था प्रॉफिट। पांचवा पॉइंट है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। इसका मतलब है छोटा और टुकड़े, फ्रैगमेंटेड, टुकड़ों टुकड़ों में जमीन बटी हुई थी। छोटे टुकड़े और एक यहां एक वहां, अलग अलग जगह पर। तो हाई कॉस्ट पर इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में लो आउटपुट आता था, यानी बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। ये भी बहुत बड़ी कमी थी उस वक्त, खेती के लिए ड्रॉबैक था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अंग्रेजों ने चलाया था, उन्होंने ट्रायंगुलर सिस्टम बनाया था जिसमें गवर्नमेंट थी, जमींदार था और टिलर थे। उसके लिए जमींदारी सिस्टम के 3 पॉइंट लिखे हैं। जमींदार पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जमींदार्स वर द परमानेंट ऑनर्स ऑफ द लैंड। दूसरा है जमींदार्स वर टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू गवर्नमेंट। जमींदार्स जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको एक फिक्स अमाउंट देते थे जमीन से लेकर। और जमीन से लेकर मतलब वो टिलर से लेते थे। जमींदार्स वर टू फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कुड फ्रॉम टिलर्स। जितना ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उतना वो लेने के लिए फ्री थे टिलर्स से। एक फिक्स्ड अमाउंट ही उन्हें देना था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अपना अमाउंट मिल जाता था, तो फिर वो टिलर्स की सुनते नहीं थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हुए हैं।
कुछ इम्प्लीकेशंस का मतलब इसके कुछ ऐसी चीज़ें हुई जमींदारी सिस्टम से जो नुकसान पहुंचा गई खेती को और किसान को। उसमें सबसे पहला है अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर्स। टिलर्स का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उन्हें कभी कोई प्रॉफिट नहीं मिला। वो काम वही करते थे खेतों में और केवल इतना हो जाता था कभी कभी कि उनका फैमिली उससे पल जाए, मतलब वो खाना खाने के लिए हो जाए। दूसरा है रेट्स ऑफ रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड। टैक्सेस जो थे वो जमींदार हमेशा बढ़ाते रहते थे, फ्रीक्वेंटली बढ़ाते रहते थे। तीसरा है टिलर्स वर मेयर लैंडलेस लेबरर्स। टिलर्स तो बेचारे लैंडलेस मजदूर जैसे बन गए, उनके पास कुछ नहीं था। टिलर्स मेयरली गॉट सब्सिस्टेंस वेजेस। वो हार्डली अपना सब्सिस्टेंस मैंने बताया कि वो जो अपनी फैमिली के लिए जितना अनाज पैदा कर सकते थे उतना ही वो कर पाते थे, उससे ज़्यादा काम करने के बाद उनको कुछ फायदा सरप्लस नहीं मिलता था। तो ये हमने लिखे 6 पॉइंट। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट। तो इसका 7th पॉइंट है, देखिए, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश राज में क्या हुआ था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स, लाइक जिनको बेचा जा सके, इंडिगो, जूट, कॉटन, एज दे नीड रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स इन ब्रिटेन। तो रॉ मटेरियल के लिए उन्होंने मजबूर किया फार्मर्स को कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए खेतों में। फार्मर्स वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस, और बल्कि उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को फोर्सफुली एडवांस दे दिया पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। अब वो एक चाल थी उनकी कि इंडिगो जो होता है वो डाई करने के काम आता है, ब्लीचिंग के काम आता है, नील की खेती कहते हैं जिसे। तो एडवांस दिया, पेमेंट मिल गया उनको इंडिगो उगाने के लिए, तो उन्होंने गेहूं वगैरह उगाना बंद कर दिया। अब इतना पैसा तो वो देते नहीं थे कि वो साल भर चलता। सो नाउ दे नीड कैश टू बाई ग्रेन। अब उनको अपनी फैमिली के लिए ही अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती। तो हेंस इंडेप्टनेस इंक्रीज्ड, यानी उनका कर्जा और बढ़ता चला गया। सो वी कैन से इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। बैकवर्ड में 3 चीजें, जो 4-5 चीजें हैं, और स्टैग्नेंट में फिर से उन्हीं को कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं बैकवर्डनेस में ये आएगा। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस, जो हमने पढ़ा है डोमिनेंस ऑफ व्हाट, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड में जो खेती होती थी। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई थी, गल्फ बिटवीन टिलर्स एंड जमींदार्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने चलाया था, और फोर्स कमर्शियलाइजेशन। ये तो मतलब एक आइडिया के लिए है लास्ट वाला। तो ये 7 रीज़न थे, 7 चीज़ें ये बताती हैं कि एग्रीकल्चर का जो कंडीशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसा था।